गुड मॉर्निंग। आज हम विजयनगर प्रशासन के बारे में बात करेंगे। शासन प्रणाली यहाँ की राजतंत्रात्मक थी। राजा को राय कहा जाता था और वह ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। कृष्णदेव राय के अनुसार राजा को हमेशा धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। चोल शासकों की भांति विजयनगर के शासक भी अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारियों को नियुक्त कर देते थे। संयुक्त शासन की प्रथा प्रचलित थी। युवराज के राज्याभिषेक को युवराज पट्टाभिषेक कहते थे। प्रारंभ में विजयनगर एक सहकारी शासन था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा की शक्ति के ऊपर राज परिषद का नियंत्रण होता था। राज परिषद के अतिरिक्त मंत्री परिषद भी होती थी और इसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी होता था तथा इसका अध्यक्ष सभानायक कहलाता था। मंत्री परिषद की सभाएं वेंकट विलास मंडप नामक सभागार में आयोजित की जाती थी। मंत्री ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग से होते थे। राजा और युवराज के बाद प्रधानी या महाप्रधान सबसे प्रमुख था। यह पेशवा या प्रधानमंत्री के समान था। मंत्रियों को दंड नायक कहा जाता था। महानवमी के अवसर पर राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी तथा महानवमी को ब्राह्मण के स्थान पर राजा ही पूजा अर्चना करता था। महानवमी विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राज्योत्सव था। विजयनगर प्रशासन में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मंदिर कर संग्रह, विकास कार्य, सिंचाई जैसे कार्य करते थे। विजयनगर के राजा समयाचार्य की उपाधि धारण करते थे। विजयनगर में सामाजिक और धार्मिक विषयों के ऊपर निर्णय देने वाले समयाचार्य अथवा देशरी कहलाते थे। बात की जाए अगर केंद्रीय सचिवालय की, तो इसके अंतर्गत रायसम यानी कि सचिव और कर्णिकम यानी कि अकाउंटेंट जैसे अधिकारी होते थे। रायसम राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था। तेलुगु नियोगी केंद्रीय सचिवालय में नियुक्त ब्राह्मण अधिकारी था। शाही मुद्रा रखने वाले अधिकारी मुद्राकर्ता कहलाता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य जो है ये 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को राज्य या मंडल कहा जाता था। कोट्टम या वलनाडु जो है ये जिले को कहा जाता था और जो कोट्टम या वलनाडु जो है नाडु में विभाजित होते थे। नाडु का अर्थ जो है ये परगना या तहसील था। मेलाग्राम जो है ये 50 गांवों का समूह होता था और स्थल और सीमा जो है ये कुछ गांवों के समूह कहलाते थे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह उर या ग्राम थी। सामान्यतः प्रांतों में राज परिवार के व्यक्तियों को ही गवर्नर नियुक्त किया जाता था। राजकुमार को जब गवर्नर बनाया जाता था तब उसे उदयियार कहते थे। प्रांतपतियों को नायक या दंड नायक भी कहा जाता था। ये प्रांतपति राज परिवार के नहीं होते थे बल्कि योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। अब हम बात करेंगे नायंकर व्यवस्था की। नायंकर व्यवस्था जो है ये विजयनगर की प्रांतीय व्यवस्था का ही एक हिस्सा था। नायक वे सेना नायक होते थे जिन्हें कि वेतन के बदले अमरम नामक भूखंड प्रदान किया जाता था। अमरम भूमि का प्रयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। इन्हें अपनी आय का एक हिस्सा केंद्रीय खजाने में जमा कराना पड़ता था। वे राजा की सहायता के लिए सेना भी रखनी पड़ती थी। नायकों के अधीन जो सरदार होते थे उन्हें पोलीगर कहते थे। पोलीगर भूस्वामी होते थे। वे अर्ध स्वतंत्र सामंत के समान होते थे। गवर्नर के पद स्थानांतरणीय होते थे जबकि नायक का जो पद था वह आनुवंशिक होता था। राजा अमरम भूमि के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था। नुनीज के अनुसार नायकों की संख्या 200 हो गई थी। सबसे अधिक नायक तमिलनाडु में थे। नायंकर व्यवस्था विजयनगर के विनाश का कारण बनी। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी अच्युतदेव राय ने नायकों की जो उच्छृंखलता थी उसको रोकने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की। विजयनगर का दंड विधान कठोर था। मृत्युदंड, अंग विच्छेद और संपत्ति को जब्त करना मुख्य दंड थे। विजयनगर की जो ग्राम सभाओं की अगर हम बात करें तो इस काल में भी महासभा,
नाडू तथा उर का अस्तित्व तो था, लेकिन नायंक व आयंगर व्यवस्था के कारण स्थानीय संस्थाएं जो थी इनका पतन हो गया और वे चोल काल की भांति जो संस्थाएं थी उसकी तरह स्वायत्त रूप में नहीं रह सकी थी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि ब्रह्मदेव की, तो सभा जो थी ये सिर्फ ब्रह्मदेव गांवों में होती थी, जबकि उर सर्वसाधारण गांवों की स्थानीय सभा थी। ब्रह्मदेव गांवों की सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई को गांव और इसकी सभा को नाडू कहा जाता था। नाडू के सदस्य जो थे इनको नाथवर कहा जाता था। स्थानिक नामक अधिकारी जो था ये दिवालियों का प्रबंध करता था, जो कि स्थानीय सभाओं की पूर्ण स्वतंत्रता के ऊपर। अगर हम बात करें ग्राम प्रशासन की, तो ये जो ग्राम प्रशासन जो है इसमें अंतरिमार जो था ये एक महत्वपूर्ण अधिकारी था और ये स्थानीय सभाओं की पूर्ण स्वायत्तता के ऊपर नियंत्रण रखता था। मणियम ग्रामीण सेवक होता था। पुलिस के सिपाही या चौकीदार जो होते थे इनको तलाईगर कहा जाता था। अब हम बात करेंगे आयगर व्यवस्था की। विजयनगर काल में आयगर व्यवस्था जो है ये ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आयगर व्यवस्था ने चोल स्थानीय स्वशासन का स्थान ले लिया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव में 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें आयगर कहा जाता था। इन आयगर अधिकारियों की नियुक्ति सरकार करती थी, लेकिन ये आयगर पद आनुवंशिक होते थे। आयगर अपने पदों को बेच सकते थे। उन्हें वेतन के बदले लगान और कर मुक्त भूमि जो है प्रदान की जाती थी। अगर हम बात करें आयगर अधिकारियों की, तो कुल 12 आयगर अधिकारी होते थे, जिनमें प्रमुख जो हैं वो इस प्रकार से थे। कर्णिकम ये गांव का अकाउंटेंट होता था। तलारा चौकीदार होता था। गौड़ जो है ये ग्राम प्रशासक होता था। सैंतेवा ये ग्राम का लेखाधिकारी होता था। अंतरिमार ग्राम प्रशासन का ही एक अन्य अधिकारी होता था। महानायकाचार्य नामक अधिकारी जो था वो केंद्र द्वारा गांवों में नियुक्त किया जाता था और ये ग्रामीण प्रशासन की देखरेख करता था। कि जो अगर हम बात करें अब राजस्व प्रशासन की, तो केंद्रीय राजस्व विभाग जो है इसको अथवन कहा जाता था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण लगान आय का प्रमुख साधन था। लगान का निर्धारण भूमि की उत्पादकता, सिंचाई, भूमि की पैदावार और उसकी किस्म के आधार पर किया जाता था। राज्य उपज का छठा भाग भूमि कर के रूप में वसूलता था। भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। शिष्ट राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। कर व्यवस्था जो है ये बहुत व्यापक थी। लगान के अतिरिक्त मकानों, पशुओं, धोबी, मंदिरों, वेश्याओं और मनोरंजन करने वालों पर भी कर लगता था। सामाजिक करों में विवाह कर जो है ये महत्वपूर्ण था। यह वर और कन्या दोनों पक्षों के ऊपर लगता था। विधवा विवाह को विवाह कर से मुक्ति थी। सदाशिव राय जो थे इसने 16वीं शताब्दी के अंत में नाइयों को भी कर से मुक्त कर दिया था, क्योंकि वो कंदोज नामक एक नाई जो था उसकी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न हुआ था। कृष्णदेव राय ने भूमि कर के सही निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया और जो अलग अलग प्रकार की जो भूमि थी वो इस प्रकार से थी: ब्रह्मदेव, देवदेव, मठापुर, अमरम। ब्रह्मदेव जो थी वो ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि थी। इसी प्रकार से देवदेव मंदिरों को दी गई करमुक्त भूमि, मठापुर मठों को दी गई करमुक्त भूमि और अमरम जो थी ये सैनिक और असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले में दिए जाने वाला भूमि अनुदान था। अब अगर हम बात करें भंडारवत गांव की, तो ऐसे ग्राम जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी और इन गांवों के किसान राज्य को प्रत्यक्ष कर देते थे। विजयनगर में सिंचाई के लिए पृथक विभाग नहीं था। सिंचाई की व्यवस्था व्यक्तिगत प्रयासों से ही की जाती थी। सिंचाई की व्यवस्था
व्यक्तिगत प्रयासों से किए जाने के पश्चात जो प्रयास किए जाते थे व्यक्ति के द्वारा, उनको राज्य कर मुक्त भूमि प्रदान करता था। साथ ही राजस्व का एक भाग भी प्रदान किया जाता था। विजयनगर में पुलिस का जो वेतन था वो वैश्यालों से होने वाली आय से दिया जाता था। वैश्यालियों से होने वाली आय को सोनम कहा जाता था। विजयनगर जो है, इसका अगर मुद्रा की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध जो सिक्का था सोने का स्वर्ण या वराह था। इसे हूण, परदाव या पगोड़ा भी कहा गया है। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फणम कहा जाता था। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। और सेना की अगर बात करें तो सैन्य विभाग जो था इसको कंदाचार कहते थे। सेनापति को दंडनायक कहा जाता था। जो ब्राह्मण सैन्य अधिकारी दुर्गों की देखभाल करते थे उन्हें दुर्गदानिक कहा जाता था। सेना का मुख्य अंग अश्व सेना था। तोप खाने का प्रयोग भी होने लगा था। घोड़ों की आपूर्ति पुर्तगालियों के द्वारा की जाती थी। मुस्लिम सैनिक जो थे इनकी नियुक्ति भी की जाने लगी। प्रांतों में कवलिकार नामक विशेष पुलिस अधिकारी जो हैं ये भी होते थे। इसके आगे हम कल की क्लास में विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था जो है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ के उद्योग और व्यापार इत्यादि पे बात करेंगे। थैंक यू।